हेलो दोस्तों, यूपी टेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का ये चौथा पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट तक देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 4 को देखेंगे और इसमें जो आपके पिछले साल पूछे गए सारे सवालों को देखेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पहला है ऑप्शन भाषा विकास, दूसरा है यौन विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा है सामाजिक विकास। तो आपको पता होगा पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो आपको पता होगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 स्टेज के बारे में बताया था और उन 4 स्टेज से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रकार के तथ्यों के बारे में बताया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। पहला है संगठन, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है आत्मसातन, चौथा है समंजन। ठीक है, तो जैसे संगठन जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या होता है, जो प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करना, यानी कि जो बालक जानकारी को प्राप्त करता है उस जानकारी को एक क्रम में व्यवस्थित करने का काम करता है, तो संगठन में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है, अनुकूलन। तो अनुकूलन यानी कि इसको हम लोग एडाप्टेशन बोल सकते हैं। तो नई जानकारी को वातावरण के अनुसार ढालना, यानी जो भी नई जानकारी बालक प्राप्त करता है उसको अपने में ढालने का जो प्रोसेस होता है वह अनुकूलन में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है अगला आत्मसातन। आत्मसातन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। इसमें नए ज्ञान को पुरानी जानकारी में जोड़ना होता है, यानी बालक जो भी नए ज्ञान को सीखता है वो अपने पुरानी जानकारी यानी पुराने ज्ञान में क्या करता है, उसको ऐड करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो बालक ने सीखा कि जितने भी जैसे मान लेते हैं कि 4 पैरों वाले जो जानवर होते हैं, सबसे पहले उसने सीखा था कि 4 पैर वाले जानवर को हम लोग कुत्ता बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में देखा कि सभी 4 पैर वाले जानवर को हम लोग कुत्ता नहीं बोल सकते। ठीक है, हर जानवर का एक अलग अलग पहचान होता है। जैसे जब उसने बिल्ली को देखा तो बिल्ली को भी जब उसने कुत्ता बोला तो उसको करेक्ट किया गया कि ये बिल्ली है, कुत्ता नहीं है। इसने क्या किया, अपने जानकारी को इस प्रकार से पुराने जानकारी में नई जानकारी को ऐड किया। तो इस प्रकार से उसने कुत्ता और बिल्ली में विभेद करना सीखा। इसको हम लोग आत्मसातन बोलते हैं। ठीक, अगला हमारा है समंजन। ठीक, जिसको हम लोग एकोमोडेशन बोलते हैं। इसमें नई जानकारी के आधार पर पुरानी समझ में बदलाव करना है। ठीक है, यानी कि जो भी नई जानकारी उसको मिलता है उस नई जानकारी के हिसाब से जो भी उसकी पुरानी जानकारी है उसमें वो चेंजेस लेकर आता है, तो ये हो जाएगा समंजन। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पहला है भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। तो सबसे पहले आपको याद है कि पियाजे ने मुख्य रूप से नैतिक विकास के क्षेत्र में योगदान दिया है, तो इस वजह से पियाजे मुख्यतः नैतिक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ठीक, तो आपको याद होगा कि बालकों के ज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए पियाजे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनके आपको एज भी याद रखना है। इससे पहले के वीडियो में भी हमने इनके सारे स्टेज के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आप नए आए हैं तो आप पुराने सारे पार्ट को देखेंगे तो आपको इनसे संबंधित ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगा और इनसे आने वाले क्वेश्चन को आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 0 से 2 वर्ष वाला अवस्था जो होगा संवेदनात्मक गामक अवस्था का होगा, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ठीक है, तो यानी कि ये चारों अवस्थाएं दी गई हैं। इन 4 अवस्थाओं में से बालक का अमूर्त संकल्पना का तार्किक चिंतन कब से आरंभ होता है। तो आपको याद रखना है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जब बच्चा कहते हैं धीरे धीरे वो एडल्टहुड की तरफ जब बढ़ना शुरू होता है उस समय उसमें अमूर्त संकल्पनाओं का पूरी तरीके से विकास होता है, यानी वह अमूर्त संकल्पनाओं को कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कर सकते हैं कि हमारा जो बालक होगा कौन सी अवस्था में आएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ठीक है, एरिक्सन द्वारा,
पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा और कोलबर्ग द्वारा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्टताओं की पहचान, 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसमें की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जैसा कि आपको याद होगा पियाजे का अभी हमने पीछे देखा पिछले वाले क्लास में कि आपको 4 अवस्थाएं दिखाई गई थी, तो वही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा पियाजे का। ठीक, तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे द्वारा की गई थी और इनके चारों स्टेजेस के नाम है। ठीक है, अभी हमने देखा, तो इसको आप बार बार अगर देखेंगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक, जिसमें सबसे पहला है आपका संवेदीगामक है, दूसरा आपका पूर्व संक्रिया काल है, तीसरा आपका मूर्त संक्रिया है और चौथा आपका औपचारिक संक्रियात्मक काल है। ठीक है, एज भी याद रखिएगा 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ठीक है, इसमें आपका किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। तो याद रखिएगा मानसिक परिपक्वता यानी कि मेंटल मैच्योरिटी की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से है। ठीक है, तो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में बालक समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। ठीक, तो आपका कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ठीक है, अल्फ्रेड बिने, हार्वर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गाल्टन, बीएस ब्लूम। तो इसमें आपका बहुबुद्धि सिद्धांत किसने किया था? इससे पिछले वाले क्लास में भी हमने आपको इसके बारे में बताया था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा अल्फ्रेड बिने इन्होंने क्या बताया था? इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने क्या है बुद्धि, ठीक है, बुद्धि परीक्षणों, ठीक है, बुद्धि परीक्षणों का जनक माना जाता है। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे माना जाता है? अल्फ्रेड बिने के। ठीक है, इन्होंने 1905 में पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। ठीक है, 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण को इन्होंने क्या किया? डेवलप किया था। ठीक है, और इन्होंने ही मानसिक आयु की भी अवधारणा दी थी, यानी मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी थी? तो आपको याद होगा अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, उसके बाद फ्रांसिस गाल्टन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नता पर अध्ययन किया था। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नता पर अध्ययन किया था या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता पर अध्ययन किया था? तो आपका नाम याद रखना है फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने एक टर्म आपका सुजननकी है, ठीक है, सुजननकी वर्ड को भी इन्होंने ही दिया था, तो आपको याद रखना है। अच्छा बीएस ब्लूम का भी नाम बहुत फेमस है। ठीक है, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया था। शैक्षिक उद्देश्यों को इन्होंने क्या किया था? वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो इसी वर्गीकरण को क्या किस नाम से जाना जाता है? ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो याद रखिएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दिया था? बीएस ब्लूम ने दिया था। इसमें क्या किया गया था? शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे लिखा भी है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। इन्होंने इसे 1983 में दिया था। इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि की अवधारणा या कॉन्सेप्ट को और अधिक शुद्धता से परिभाषित किया। इन्होंने ही बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको 7 प्रकार के बारे में बताया था। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना कि भाषाई हो जाएगा, ठीक है, म्यूजिकल हो जाएगा यानी कि संगीत से संबंधित हो गया, ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसे मैंने आपको बताया था दिशा से संबंधित हो गया। ठीक है, कुछ मैंने आपको बताया था कि जैसे अंतः व्यक्तिगत होता है, अंतरा व्यक्तिगत होता है, इस सब के बारे में बताया था आपको, इंटरपर्सनल, तो ये सब चीज़ें आपको पिछले क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अंतर व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। पहला है अंतर व्यक्ति लिखा है, देखिएगा दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मंशा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भांप जाना, मिलते जुलते संवेगों तथा यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी का प्रयोग करना। तो यहाँ पर अंतर वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा होगा? यह आपका जो इससे पहले हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत मैंने बताया था, उसी में से जो उन्होंने 7 बताया था, 7 में से उसमें से एक के एग्जाम्पल के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो सकता है? तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, मिलते जुलते संवेगों जैसे उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना, आपका किस में आएगा? अंतर व्यक्तिक बुद्धि को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो बालक होगा
उदास कोई है या किसी कर्म से उससे किसी कार्य से उसको पछतावा होता है, तो दोनों में भेद कर पाने की क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाती है, तो यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि स्पीयरमैन ने ही क्या किया था, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत को दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जिन्होंने आपको जी फैक्टर और एस फैक्टर आपको बताया गया था, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर कह सकते हैं बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत है, जिसको स्पीयरमैन ने दिया था। तो यहाँ पर 168 का 168 का ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने 1904 में दिया था, जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर हो गया और स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि एस फैक्टर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हावर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। भाषा, सृजनात्मकता, अंतर्वैयक्तिक। ठीक, तो जैसा कि आपको इससे पहले की क्लास में बताया गया था, तो उस हिसाब से आपका सृजनात्मकता नहीं आएगा, बाकी भाषा और ये तीनों आपके दोनों आपके आएंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर सातों का यहाँ पर मैंने आपको सभी का लिस्ट भी दे दिया है, जिसको आप दोबारा देख सकते हैं। तो हावर्ड गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया था, जैसे भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि, व्यक्तिक बुद्धि और व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। ठीक है, व्यक्तिक पर बुद्धि और व्यक्तिगत आत्मबुद्धि। तो ये 7 प्रकार की बुद्धि के बारे में आपको हावर्ड गार्डनर ने बताया था। ठीक है, इनके सारे कैटेगरी को याद कीजिएगा और नाम से ही आप इसका एग्जाम्पल भी पकड़ लेंगे। जैसे भाषा बुद्धि का मतलब भाषा से संबंधित है, स्थानिक बुद्धि दिशा से संबंधित है, तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि कुछ मैथमेटिकल लॉजिकल या लॉजिक या रीजनिंग लगाने से संबंधित है। संगीत बुद्धि का मतलब क्या है, कोई गायन से संबंधित है, सुर तार लय की अच्छी जानकारी रखना। ठीक है, शरीर गति की बुद्धि का मतलब क्या, जैसे एथलीट्स होते हैं ना, उनसे संबंधित है। व्यक्तिक पर बुद्धि मतलब क्या है कि दूसरे की सोच के बारे में समझना। और व्यक्तिक आत्मबुद्धि यानी स्वबुद्धि कर सकते हैं, व्यक्तिक स्वबुद्धि यानी कि अपने अंदर के भावनाओं को समझना। तो ये आपके हावर्ड गार्डनर के 7 प्रकार की बुद्धि के प्रकार और उनके कुछ विशेष लक्षण है। ठीक, आगे चलते हैं कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, बर्ट। ठीक, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, इसको भी मैंने आपको बताया था। तो आपका थॉर्नडाइक जो होंगे बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, इनके नाम आपके एग्जाम से में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इनके नाम जरूर याद रखिएगा। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के अनेक तत्व होते हैं, जिसमें सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व होते हैं, जैसे आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता एवं स्मरण शक्ति आदि। ठीक है, तो आपको सी नाम याद रखना, थॉर्नडाइक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने, फ्रीमैन ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड बिने ने ही बुद्धि का एकल घटक का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखना है, जब बुद्धि से रिलेटेड बात आएगा तो आपको अल्फ्रेड बिने का नाम याद रखना है। ठीक है, तो इस बात से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बुद्धि के संदर्भ में एकल घटक एक अव्यय सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको 7 का नाम बताया था ना, उसी से पूछा कौन सा नहीं होगा। तो स्थान संबंधी, भावनात्मक अभियोग्यता, अंतर्वैयक्तिक, भाषात्मक अभियोग्यता। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आपका नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा भावनात्मक अभियोग्यता। ठीक है, भावनात्मक अभियोग्यता नहीं होगा, बल्कि स्थान वाला होगा, अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता होगा और भाषात्मक अभियोग्यता होगा, लेकिन भावनात्मक अभियोग्यता नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर फिर से उन सारे नाम आप देख सकते हैं, गार्डनर द्वारा निर्धारित 7 अभियोग्यताओं का अधिमान, जैसे दृश्य हो गया, अंतर्वैयक्तिक, भाषात्मक हो गया, समायोजन की अभियोग्यता, शारीरिक अभियोग्यता, तार्किक, खेल अभियोग्यता। ठीक है, ये क्या हमारे गार्डनर द्वारा निर्धारित 7 अभियोग्यताओं का अधिमान है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। ठीक, इसमें कौन सा आपका करेक्ट हो सकता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि विद्यालय का वातावरण। ठीक है, तो यानी कि जो बालक होता है उसका मेंटल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, तो आपको पता है स्कूल में ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से स्कूल का जो भी इन्वायरमेंट होगा, जो भी स्कूल का वातावरण होगा, उससे बालक का जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इस वजह से हमारा विद्यालय का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण कारक में से एक होता है। ठीक, यानी कि बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने
करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय के वातावरण में ही बालक बुद्धि स्तर को बढ़ाता है तथा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। याद रखिएगा, नहीं से क्वेश्चन आता है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, और बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो यहाँ पर आपका 174 का अगर सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपका बुद्धि सीखने की योग्यता है, सही है। बुद्धि समस्या यानी कि अगर हमारे पास मेंटल कह सकते हैं ब्रेन रहेगा, दिमाग रहेगा, तो हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है, जैसे हम नए परिस्थिति में पहुंचते हैं उसको एडॉप्ट करने की जो योग्यता होती है बुद्धि की वजह से हम कर सकते हैं। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, तो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, बुद्धि हमको ये नहीं बताता कि बुद्धि से हम सिर्फ हार्ड वर्क करें, परिश्रम करें, तो आपका यहाँ पर सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यानी कि बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा नवीन परिस्थितियों में व्यक्ति खुद को अनुकूल कर सकता है, साथ ही समस्याओं को हल कर सकता है और कुछ नया सीख सकता है। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता नहीं है, बल्कि कम परिश्रम में अधिकतम उत्पाद करने की शक्ति है। ठीक है, यानी कि हम कम मेहनत करके कितना ज़्यादा हम अपने मतलब जो भी कर्म करते हैं उसको जल्दी से कर सकें, तो उसको हमको बुद्धि के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा है एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु। अच्छा, मैंने आपको आईक्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पिछले क्लास में बताया था, उससे यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और भी हम देखेंगे और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन करने के लिए भी देंगे, आप उसको कीजिएगा और उसके करेक्ट आंसर को कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आईक्यू का मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या था? मेंटल एज, ठीक है, अपॉन रियल एज इंटू 100 था। ठीक है, मेंटल एज यानी कि जो मानसिक आयु होगा, तो बच्चे का जो मानसिक आयु क्या दिया है, नहीं दिया, निकालना है। अच्छा, दिया है मानसिक आयु कितना हमारा है? 12 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। रियल आयु कितना है? 10 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा कितना, क्या उसका आईक्यू पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो 12 इंटू 10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक, तो उसकी आईक्यू क्या हो जाएगी? 120। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आईक्यू से क्वेश्चन आ सकता है, इसका फार्मूला से क्वेश्चन आ सकता है, इसके आईक्यू निकालने के लिए आ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा यानी कि उसका मेंटल एज कितना दिया? 5 ईयर दिया है। ठीक है, वास्तविक आयु 4 वर्ष यानी उसका रियल एज कितना दिया है? 4 ईयर दिया है। ठीक है, 4 ईयर दिया है, तो आईक्यू क्या होगी? उसकी आईक्यू निकालना है। ठीक है, तो हम फिर से फार्मूला पे रख देते हैं सिंपल सा, कि उसका एमए कितना दिया? 5 दिया है, और उसका आरए यानी कि रियल एज कितना दिया? 4 दिया है, इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कट कर देंगे तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 दुनिया 4 25 25 हो जाएगा। तो आपका 5 गुणे 25 करेंगे तो आपका 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, इसका आईक्यू कितना आया? 125 आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा? ठीक है, तो याद रखिएगा बुद्धि से रिलेटेड बात है, तो यहाँ पर आपको एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है टर्मन। ठीक है, तो टर्मन का नाम आपको याद रखना है। टर्मन ने बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है ये बताया। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वंशानुक्रम यानी कहीं ना कहीं जो हमारा जेनेटिक होता है या जीन होता है हमारा, या डीएनए होता है, जो हमारा गुणसूत्र होता है, उससे हमारा बुद्धि प्रभावित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने इस बात को बताया। ठीक, आगे चलते हैं कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिवृत्ति, अभिक्षमता और बुद्धि। ठीक है, तो मनुष्य का व्यवहार किससे मुख्यतः प्रेरित होगा? तो आपको याद रखना जो उसका बुद्धि, ठीक है, यानी कि जो उसका बुद्धि होगा उससे उसका व्यवहार भी क्या होता है? प्रेरित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है तथा वह बुद्धि के द्वारा ही अपने व्यवहार को दूसरे के साथ समायोजित करता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है। फिर से आईक्यू का सवाल है। रियल एज कितना दिया है? 12 ईयर यानी 12 वर्ष है। उसका मेंटल एज कितना दिया है? 15 वर्ष यानी 15 ईयर है। ठीक है, और आईक्यू पूछा है तो आपको आईक्यू निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला आपको फिर से मैं बता रहा हूँ। इस तरीके के सवाल आप बार बार करते करते आप इतना हैबिचुअल हो जाएंगे कि बिना कैलकुलेशन किए ही आप उसके ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो आईक्यू कितना इसका होगा निकालना है, तो मेंटल एज कितना 15 है अपॉन 12 है इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 4 से काटें तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, 3 को काटेंगे 3 5 15 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 25 फिर से हमारा कितना आ जाएगा? 125 हमारा आईक्यू हो जाएगा। तो हमारी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आईक्यू का जो एक कह सकते हैं एक लिस्ट है
उस आईक्यू के हिसाब से उस बच्चे को कहाँ पर रखा जाएगा। तो आपका यहाँ पर 105 आईक्यू दिया है, उस बच्चे का आईक्यू कितना है 105 है, ठीक है। उस 105 के हिसाब से उस बच्चे को किस कैटेगरी में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है उस बच्चे को हम लोग सामान्य बुद्धि बोल देंगे, तो 90 से लगभग 100 या 105 के आसपास का जो हमारा आईक्यू होगा वो सामान्य बुद्धि को बताएगा, ठीक है। इसका लिस्ट भी आगे दिया गया होगा, उसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यानी 130 से अगर ऊपर रहेगा तो प्रतिभाशाली बुद्धि में आएगा, 121 से 130 के बीच में रहेगा तो प्रखर बुद्धि में आएगा, 111 से 120 रहेगा तो तीव्र बुद्धि में आएगा, और 91 से 110 या सामान्य बुद्धि में आएगा, और 91 से 90 के बीच में रहेगा तो मध्य बुद्धि, 71 से 80 रहेगा तो अल्प बुद्धि, और 71 से कम रहेगा तो जड़ बुद्धि, ठीक है। तो ये लिस्ट आप बार बार पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे आपको आसानी होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप एक बार कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको फार्मूला पता है तो सॉल्व करने के बाद इसका क्या करेक्ट आंसर आएगा इसको आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम आगे भी आपको यूपी टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज आपको ऐसे कंटिन्यू लेकर चलेंगे, जिसमें यूपी टेट या सी टेट में जितने भी क्वेश्चन आपके आए रहेंगे उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम से बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।